नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी में समास पढ़ेंगे। आज हम समास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हमारा टॉपिक होगा समास। समास समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है निकट लाना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकट लाना या पास बैठाना, या इसका अर्थ संक्षिप्त होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। शब्दों को पास पास बैठाना। हम वाक्य में बहुत सारे शब्द देखते हैं, उन शब्दों में जितना कम हो सके उतने शब्द कम करना और नया वाक्य का निर्माण करना, ये समास कहलाता है। ये समास कहलाता है। तो समास का विलोम, समास का विलोम क्या होता है? व्यास। अगर क्वेश्चन आ जाए कि समास का विलोम क्या होगा, तो समास का विलोम व्यास होगा। समास का विलोम व्यास होगा। जिस तरह शब्दों को हम पास पास लेते हैं या शब्दों में लगने वाले समय को कम करते हैं, शब्दों को पास पास बैठा कर, उसी तरह जैसे समास में शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल, शब्दों का जोड़ होता है, उसी तरह संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। तो समास और संधि में अंतर क्या है? समास और संधि में अंतर क्या है? वर्णों के मेल को या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ए मिलकर क्या बनता है? आ। यहां पर वर्ण मिल रहे हैं, जैसे क में ए मिलता है, ये सब क्या है? यहाँ पर वर्ण मिलते हैं, तो ये क्या है? संधि है। लेकिन जब शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मिलान होता है, तो वो समास कहलाता है। आगे देखिए। तो समास की परिभाषा देखिए। समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति रहित मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति रहित मेल को बस मेन चीज क्या, इसमें विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए। जैसे तुलसी रचित, इसका सामासिक विग्रह हुआ, ये सामासिक पद है, ये समास है, तो इसका विग्रह होगा तुलसी के द्वारा रचित।
तुलसी के द्वारा रचित। जैसे रसोई घर, रसोई घर इसका होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। इसका ये नहीं होगा रसोई का घर, रसोई का घर नहीं होगा, ये सिर्फ रसोई के लिए घर है। क्योंकि जैसे हम दो घर बनाते हैं, हमने दो घर बनाए, इन दोनों घर में क्या फर्क है? इसमें भी यहाँ पर गेट होगा, इसमें भी गेट होगा, इसमें खिड़की होगी, इसमें भी खिड़की होगी, इसमें ऊपर रोशनदान होगा, इसमें भी रोशनदान होगा। तो इस घर में और इस घर में क्या फर्क है? तो हम इसे ये नहीं कहेंगे रसोई का घर, घर तो ईंट और पत्थरों का घर है, सीमेंट का घर है, लेकिन रसोई के लिए घर इसे बोलेंगे रसोई घर। और बैठक कक्ष, बैठने के लिए कक्ष उसे बोलेंगे बैठक कक्ष। तो रसोई के लिए घर है, यहाँ पर के लिए आता है। तो अगला देखिए, वर वधु, वर वधु, वर और वधु, ये पद सामासिक पद कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। और ये इसे सामासिक विग्रह बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं। इनमें जो ये विभक्ति है, इस विभक्ति रहित मेल को ही, विभक्ति रहित मेल को ही समास कहते हैं, विभक्ति रहित मेल को ही समास कहते हैं। तो सामासिक पद व सामासिक विग्रह की परिभाषा देख लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं। तो सामासिक पद की परिभाषा देखते हैं, किसे कहते हैं? सामासिक पद। कि सामासिक विग्रह में से, सामासिक विग्रह में से कारक चिन्ह व अवयवों, कारक चिन्ह व अवयवों का हट जाना और नए शब्दों का निर्माण हो जाना सामासिक पद कहलाता है। सामासिक विग्रह में से कारक चिन्ह व अवयवों का हट जाना व नए शब्दों का निर्माण हो जाना ही सामासिक पद कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। और सामासिक विग्रह, सामासिक विग्रह किसे कहेंगे हम? इसका उल्टा, इसका उल्टा। सामासिक पद में, सामासिक पद में कारक चिन्ह व अवयवों का आ जाना, सामासिक पद में कारक चिन्ह व अवयवों का आ जाना व नए शब्दों का आ जाना व नए शब्दों का निर्माण ही सामासिक विग्रह कहलाता है। तो इसमें कारक चिन्ह जुड़ जाएंगे, कारक चिन्ह व अवयव जुड़ जाएंगे और सामासिक पद में विग्रह में से कारक चिन्ह व अवयव हट जाएंगे। बस यही सामासिक पद और यही सामासिक विग्रह कहलाता है, यही सामासिक पद और यही सामासिक विग्रह कहलाता है। अब इसके बाद हम समास के प्रकार देखते हैं। समास के प्रकार, समास दो प्रकार का होता है, समास दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पदों की प्रधानता के आधार पर, पहला समास होता है पदों की प्रधानता के आधार पर। दूसरा समास होता है जो सामान्य रूप से हम देखते आ रहे हैं, दूसरा समास होता है सामान्य रूप से जो हम देख रहे हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार का होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार है
प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान समास, प्रथम पद प्रधान समास, पहला समास। इसी को हम क्या कहते हैं? अवयवीभाव समास, अविभाव समास। प्रथम पद प्रधान समास को ही अविभाव समास कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीय पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास। दूसरा होता है द्वितीय पद प्रधान समास। और द्वितीय पद प्रधान समास में होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं, क्रमधारय समास, द्विगु समास। कर्मधारय समास व द्विगु समास। तीसरा समास होता है दोनों पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास। और दोनों पद प्रधान समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों को बराबर प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद में तीसरा होता है अन्य पद प्रधान समास, अन्य पद प्रधान समास। अन्य पद प्रधान समास इसमें होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान समास होता है। और जो हम सामान्य रूप से देखते आ रहे हैं उसमें भी यही है, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, यही है। सामान्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो समास 2 प्रकार के होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर समास और सामान्य रूप से समास। पदों की प्रधानता के आधार पर प्रथम पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास और अन्य पद प्रधान समास। इनसे हम समझ गए होंगे कि अविभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो हमें ये समास नहीं पढ़ने सामान्य रूप समास पढ़ने, यही है, बात तो एक ही है। अविभाव पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन हम प्रकार सही जानेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं, हमें बस यही लिखना है। तो अब हम पढ़ेंगे अविभाव समास। अविभाव समास, अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तो देखिए अविभाव समास, तो इसकी पहली विशेषता तो जो हमने जो समास के प्रकार देगी उसमें ही देगी कि प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। तो इसकी दूसरी विशेषता यह है कि प्रथम पद अव्यय होता है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, वही अव्ययभाव समास कहलाता है, वही अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका काल लिंग के आधार पर कोई प्रभाव न पड़े। सभी कालों में और सभी लिंगों में
यथावत रहे, उसे बोलते हैं अव्यय। तो अव्ययभाव समास में बताया प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। तो हम इसको उदाहरण देखते हैं, तो इसको उदाहरण देखते हैं हम। सभी उपसर्ग व प्रत्यय अव्यय होते हैं। सभी उपसर्ग व प्रत्यय अव्यय होते हैं। जिन शब्दों में उपसर्ग लगे हुए प्रत्यय लगे हुए अव्यय होते हैं। जैसे पहला उपसर्ग देखते हैं यथा। यथा यथा का अर्थ होता है जैसा या अनुसार, जैसा या अनुसार। तो यथा वाले शब्द अव्ययभाव समास के अंदर आएंगे। यथा वाले शब्द अव्ययभाव समास के अंदर आएंगे। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथास्थिति, स्थिति के अनुसार। यथासंभव, जितना संभव हो या जैसा संभव हो। ये यथा के उदाहरण है। यथार्थ, ये यथा वाले जितने भी उदाहरण ये सब अव्ययभाव समास के उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए प्रति। दूसरा उदाहरण क्या है? प्रति। और प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रति का उदाहरण क्या होता है? प्रत्येक। तो इससे बनने वाला शब्द देखिए, पहला शब्द यही है प्रत्येक, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में। ये सब क्या है? प्रति शब्द प्रत्येक सौ में। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक सौ में, प्रत्यक्ष। ये सब उदाहरण किसके हैं? प्रति वाले। और ये सब उदाहरणों में भी अव्ययभाव समास होता है। इन सब उदाहरणों में भी अव्ययभाव समास होता है। आगे देखिए हर। हर भी एक उपसर्ग है और इसका होता है हर का मतलब भी प्रत्येक। हर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। हर दिल, हर दिल का मतलब भी वही प्रत्येक दिल में। तो इसमें भी अव्ययभाव समास है, क्योंकि इसमें भी हर उपसर्ग लगा हुआ है। हर दिल, हर पल मतलब प्रत्येक पल में, हर वक्त। ये सब उदाहरण किसके हैं? हर वाले अव्ययभाव समास के उदाहरण है। अव्ययभाव समास के उदाहरण है। चौथा देखिए ला। चौथा ला। और ला का अर्थ होता है रहित। ला का अर्थ होता है रहित। जैसे ला इलाज। ला इलाज, कोई ऐसी बीमारी जो इलाज रहित हो, जिसका इलाज न हो, वो होता है ला इलाज। वो क्या होता है? ला इलाज। लापता, पता रहे, जिसका पता न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लापता। तो ये भी अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। लापरवाह है, परवाह रहित होता है, इसे बोलते हैं लापरवाह है। लाजवाब, जिसका जो जवाब रहित हो, वो क्या होते हैं? लाजवाब। तो ये उदाहरण किसके हैं? अव्ययभाव समास के। अगला के बाद अगला बे। बे का अर्थ होता है रहित। अर्थ एक है लेकिन उपसर्ग अलग अलग हैं। अर्थ एक है लेकिन उपसर्ग अलग अलग हैं। तो बे का अर्थ होता है रहित। जैसे बेवफा, वफा रहित। वफा रहित, उसका होता है बेवफा। बेदर्दी, बेदर्दी। बेशक, बेईमान, बेईमान। ये सब उदाहरण बे वाले, ये भी किसके उदाहरण हैं? अव्ययभाव समास के। अव्ययभाव समास के जिन शब्दों में भी बे लगा हुआ है, उन शब्द से बनने वाले
सामासिक पद भी ये अव्ययभाव समास के उदाहरण ही है। अगला बे के बाद में ला और बे का फिर रहित होता है। उसके बाद में होता है बा। उसके बाद में क्या होता है बा। बे और बा अलग अलग है। बा का अर्थ यहाँ पर सहित होता है। बा का अर्थ सहित होता है। तो बा इज्जत, बा वफा, बा कायदा, ये क्या है? बा इज्जत मतलब इज्जत सहित। बा इज्जत का मतलब इज्जत सहित। बा वफा, वफा सहित। बा वफा का मतलब वफा सहित। बा कायदा, बा कायदा ले जाओ, हमने सब सुना होगा। बा कायदा इसका टर्म है, मतलब कायदा सहित जाओ, कायदा सहित जाओ, डरने की बात नहीं। तो बा कायदा, बाधा। तो ये बा वाले उदाहरण भी सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण है। अव्ययभाव समास के सामासिक पद है ये। तो ये बा वाले भी अव्ययभाव के होंगे। अगला आ भी एक अव्यय है। आ भी एक अव्यय जिसका अर्थ होता है तक। आ भी एक अव्यय जिसका होता है तक। तो इसका उदाहरण देखिए आकंठ। आकंठ मतलब कंठ तक। आकंठ का मतलब कंठ तक। तो ये आ वाले उदाहरण भी किसके उदाहरण है? अव्ययभाव समास के। आजीवन, आमरण, ये किसके उदाहरण है? आजीवन, आमरण, आवरण मतलब वर्ण तक, मरण तक, जीवन तक, कंठ तक। ये आ वाले उदाहरण भी सारे अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। तो अगला उदाहरण देखिए अगला उदाहरण ना। ना उपसर्ग वाले उदाहरण। ना उपसर्ग वाले उदाहरण। ना का अर्थ है रहित, मतलब नादान। नादान का मतलब दान रहित, नालायक। नालायक मतलब लायक रहित, तो ऐसे क्या बोलते हैं? नालायक, ना समझ, ना मर्द जिसमें मर्दगानगी न हो, मर्दानगी रहित मतलब ना मर्द जिसमें समझ न हो, समझ रहित हो, उसे क्या बोलते हैं? ना समझ। तो ये ना उपसर्ग वाले सभी सामासिक पद भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। तो हम अगला देखते हैं अब अनु। अनु का अर्थ है बाद में या पीछे। अनु का अर्थ है बाद या पीछे। अनुज जैसे अनुज, जय, जय का अर्थ है जन्म, जन्म लेना। इसमें अनु उपसर्ग लग गया। तो अनु का मतलब पीछे जन्म लेना, मतलब छोटा भाई। पीछे जन्म लेने वाला मतलब छोटा भाई। तो अनुज, अनुज में कौन सा समास है? अनुज में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। अनुचर, अनुचर मतलब पीछे चलने वाला। अनुचर, अनुगामी, अनुगामी मतलब पीछे, गामी वही पीछे चलने वाला। अनुयायी, तो सब में अनुगातों का पीछे या बाद में। तो ये अनु उपसर्ग वाले सभी उदाहरण भी, अनु उपसर्ग वाले सभी उदाहरण भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। अब इसके बाद में आएगा अति। इसके बाद में क्या आएगा? अति। अति का मतलब है अधिक। अति, अधिक, अति से स्पष्ट हो रहा है अति का मतलब अधिक। तो इसका अर्थ होगा अधिक। वो कहते हैं अति खराब है, मतलब अधिक बोलना है। हम किसी वाक्य या किसी हमारी बात पर अड़ जाते हैं, अड़ी हो जाते हैं,
मोर देन अति, तो अति खराब होती है, इसलिए अति, अति करता है अधिक, तो अतिसार, अतिसार, सार अधिक हो, इसे बोलते हैं अतिसार। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक मतलब अति आवश्यक, मतलब आवश्यकता, अधिक आवश्यकता हो, उसके लिए हम ये सब काम में लेंगे अत्यावश्यक। इसके बाद में अत्यंत, तो ये सभी अति वाले उदाहरण भी, अति वाले उदाहरण भी अव्ययभाव समास के अंदर आएंगे, अव्ययभाव समास के अंदर आएंगे। अति के बाद में होगा स, और इसका अर्थ होता है सहित, स से इसका अर्थ होता है सहित, इसका अर्थ क्या होता है सहित। जैसे सपरिवार, सविनय, सपरिवार, सविनय, ये मतलब परिवार सहित या विनय सहित, ये किसके उदाहरण है? अव्ययभाव समास के। तो सपरिवार, परिवार सहित, सविनय, सविनय मतलब विनय सहित, सघोष, घोष सहित, सफल मतलब फल सहित। तो ये स वाले सभी उदाहरण भी, स वाले सभी उदाहरण भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे, अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। तो अगला उदाहरण देखिए नी, अगला उदाहरण क्या है? नी, और नी का अर्थ भी होता है रहित या के बिना। नी का उदाहरण भी होता है रहित या के बिना। तो इसका उदाहरण देखिए निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, उसे बोलते हैं निस्वार्थ, निस्वार्थ। अगला होता है निशुल्क, निशुल्क मतलब बिना शुल्क के, बिना शुल्क के, निशुल्क। निर्विरोध, बिना विरोध के, निर्विरोध मतलब बिना विरोध के। तो ये नी वाले सभी उदाहरण भी, नी वाले सभी समासिक पद भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे, अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। अब हम कुछ प्रत्यय के उदाहरण देख लेते हैं। अब हम प्रत्यय वाले उदाहरण देख लेते हैं। यह देख लेते हैं उपसर्ग वाले उदाहरण। प्रत्यय, कौन सा उदाहरण रहेगा? प्रत्यय, जिन शब्दों के पीछे प्रत्यय होता है वे सब भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे, अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। जैसे भर, भर प्रत्यय, भर प्रत्यय मतलब जिन शब्दों के पीछे भर लगा हुआ हो वे सभी शब्द भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। जैसे जीवन भर, पल भर, मन भर, दिल भर। तो ये सब, इन सभी शब्दों के पीछे भर प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये सभी उदाहरण भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। तो उसके बाद में होगा अगला पूर्वक, इसके बाद में पूर्वक प्रत्यय। तो पूर्वक प्रत्यय से बनने वाले जैसे प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, विवेक पूर्वक, ये सभी उदाहरण भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे, अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। क्यों? इन सब में पूर्वक प्रत्यय लगा हुआ है। अब हम उदाहरण देखेंगे उपरांत, जैसे मरणोपरांत, मरणोपरांत, मृत्युपरांत,
प्रत्युपरांत, विवाहोपरांत, ये सब उपरांत वाले उदाहरण भी, ये सब उपरांत वाले सामासिक पद भी अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं, अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। अब उसके बाद में अनुसार, अनुसार प्रत्यय वाले, अनुसार प्रत्यय वाले सामासिक पद भी अव्ययभाव समास के अंदर आएंगे। जैसे प्रेमानुसार, प्रेमानुसार या प्रेम के अनुसार, सेवानुसार, सेवा के अनुसार, लेखानुसार, लेखानुसार मतलब अपने लेखन के अनुसार, साहित्य अनुसार, साहित्य अनुसार। तो अनुसार प्रत्यय वाले सभी ये सामासिक पद भी अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं, अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। अब इसके बाद में अगला प्रत्यय और देखते हैं, अर्थ, अर्थ प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय। जैसे शैवार्थ, सबसे पहला सेवार्थ, यथार्थ, यथा, इसमें ये उपसर्ग और ये प्रत्यय हैं दोनों, तो ये उदाहरण अव्ययभाव समास का ही होगा, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। तो यथार्थ, परमार्थ, मोक्षार्थ, तो ये सभी उदाहरण भी सेवार्थ, यथार्थ, परमार्थ, मोक्षार्थ, ये भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। अब इसके बाद में हम अगले उदाहरण देखते हैं। ये दूसरा पॉइंट हमारा प्रत्यय वाला। अब इसके बाद तीसरा प्रत्यय होगा, जिन शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होती हो वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। जिन शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होती हो जहां पर वहां पर भी अव्ययभाव समास होगा। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, इनमें भी अव्ययभाव समास होगा। लारा लारा, लारा लारा, इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। साथ साथ, चल चल, साथ साथ, चल चल, हट हट, पल पल, कल कल, ये जितने भी पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं इनमें सब में अव्ययभाव समास होगा। इसके बाद में जो जैसे राम राम, हम राम का नाम लेते हैं, राम राम, पास पास, इन सब में भी राम राम, पास पास, इन सब में भी अव्ययभाव समास होगा। राम का नाम जैसे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, गोपाल गोपाल, जहां पर भी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो वहां पर भी अव्ययभाव समास होगा। अब जैसे अगले उदाहरण, कानो कान, कानो कान, कानो ही कानों में, मतलब यहां पर भी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, कानों ही कानों में, कान ही कान में, बात कान आगे से आगे बढ़ रही है, इसे एक कान से दूसरे कान में गई, दूसरे कान से तीसरे कान में गई, तो यहां पर भी अव्ययभाव समास होगा। बातों बात, बातों बात, रातों रात, भागम भाग, रातों रात, भागम भाग, इन सब में भी बीचों बीच, ये किसके उदाहरण है? बीचों बीच, ये सब अव्ययभाव के उदाहरण हैं। धकाधक, इन सब में भी अव्ययभाव समास
होगा। इस सब में भी अव्ययभाव समास होगा। अब अगला एक और ऐसे कहो न कहो, इस तरह से भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। कहो न कहो, कुछ न कुछ, आओ न आओ, जाओ न जाओ, इन सब में भी कुछ न कुछ, आओ न आओ, जाओ न जाओ, इनमें भी अव्ययभाव समास होगा। कभी न कभी, होगा न होगा, ऐसे पुनरावृत्ति वाले सभी शब्दों में, पुनरावृत्ति वाले सभी शब्दों में भी अव्ययभाव समास होगा। अगला आप देखते हैं उन्नतावाची शब्दों में, उन्नतावाची शब्दों में भी अव्ययभाव समास होगा। उन्नतावाची शब्दों में भी अव्ययभाव समास होगा। हम इनको मिटाते हैं। उन्नतावाची शब्दों में भी अव्ययभाव समास होगा। उन्नतावाची, उन्नतावाची शब्दों में भी अव्ययभाव समास होगा। उनका मतलब होता है एक कम, उनका होता है एक कम। जैसे 19, 19 मतलब एक कम 20 होता है, तो 19, इसमें भी अव्ययभाव समास होगा। 29, 29, इनमें भी अव्ययभाव समास होगा। 39, 39, 39, एक कम 40 बोलते हैं हम। 39, 49, 59, 69, 79, इन शब्दों में भी, उन्नतावाची शब्दों में भी अव्ययभाव समास होगा। तो ये हमारा अव्ययभाव समास कंप्लीट हुआ। ये हमारा अव्ययभाव समास कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे हम दूसरा समास, तत्पुरुष समास, इससे अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।